a global heritage. In resisting the diagnosis of globalization as a phenomenon of quite essentially Western origin, we have to be suspicious not only of the anti-Western rhetoric but also of the pro-Western chauvinism in many contemporary writings. तो यहाँ पर अमृता सेन क्या कह रही है ग्लोबलाइजेशन के बारे में? ये कह रही है कि ये एक ग्लोबल हेरिटेज है, ये एक आलमी वरासत है, हर एक का कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। मतलब कि इसमें वेस्टर्न लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, इसमें ईस्टर्न लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हर एक ने थोड़ा थोड़ा, किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम इस ग्लोबलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर हम इस बात के खिलाफ मजम्मत करते हुए, ठीक है, मतलब हम इस बात के खिलाफ मज़ाहमत करते हुए हमें सिर्फ ना एंटी वेस्टर्न रिहोर्टिक को दोष देना है, बल्कि उनको भी जो अपनी लिखाई में वेस्टर्न चौहानिज्म को ही उभारते हैं। मीन्स यहाँ पर दो टर्म यूज हुए हैं, एक है एंटी वेस्टर्न रिहोर्टिक, मीन्स कि वो लोग जो इस ग्लोबलाइजेशन को इसी वजह से अपोज कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो वेस्टर्न ऑरिजिन है, इसमें वेस्टर्न कल्चर, इसमें वेस्टर्न आइडियोलॉजी, तो हम इसको क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये ईस्टर्न लोग बोलते हैं। ठीक, तो और जो जो क्या है प्रो वेस्टर्न चौहानिज्म, वो लोग हैं जो कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन अगर आई है वो यूरोप के ही देन से आई है, वेस्टर्न कंट्री से ही देन से आई, तो ईस्ट कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो मगर हम यहाँ पर क्या हमें यहाँ अमृता सिंह यहाँ पर कहते हैं कि हमें सिर्फ ना एंटी वेस्टर्न रिहोर्टिक को दोष देना है, बल्कि उन प्रो वेस्टर्न चौहानिज्म को भी दोष देना है जो अपनी लिखाई में किसको तारीफ करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की तारीफ करते हैं, और कहते हैं कि ये अगर ये पॉसिबल हुआ दुनिया में ड्यू टू द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, certainly the Renaissance, the Enlightenment and Industrial Revolution were great achievements and they occurred mainly in Europe and later in America। तो क्या ये यहाँ पर कहता है कि जो द एज ऑफ रेनेसांस आई है, एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, ये तो बड़ी अचीवमेंट है, मतलब जाहिरी तौर पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहाँ पर आई है? ये आई है यूरोप में और अमेरिका में। Yet many of the developments drew on the experience of the rest of the world rather than being confined within the boundaries of a discrete Western civilization। तो यहाँ पर कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो रेनेसांस, एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे अच्छी चेंजेस आई है, अच्छी एजेस आई है, तो बट इसमें क्या हुआ कि मतलब ये तो डेवलप हुए वेस्टर्न कंट्रीज में या अमेरिका में, बट यहाँ बट जो रेनेसांस, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने वो इन्फ्लुएंस हुई है बाकी कंट्रीज के साथ, मतलब बाकी वर्ल्ड के साथ भी। मतलब अगर इंडिया में कोई चीज़ डेवलप हुई तो वेस्टर्न लोगों ने वो उठाया और अपने रेनेसांस में डाला, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डाला। मतलब हर एक चीज़, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में, ठीक है, मतलब इन द लेट ऑफ द 19th सेंचुरी ये आया था ब्रिटेन में। तो मगर अगर उस टाइम जो ब्रिटेन था वो एक कॉलोनियल, उसने बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई थी पूरे दुनिया में। तो अगर उसने उस टाइम कॉलोनीज नहीं बनाई थी, मतलब इंडिया एक कॉलोनी थी, तो यहाँ पर वो रॉ कॉटन एंड और रॉ मटेरियल ले जाता अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर उस टाइम पे इंडिया में अगर बाकी मुल्क इसने कॉलोनी नहीं बनाई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। कहाँ पर नहीं पॉसिबल था? ब्रिटेन में या यूरोप में। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि जो रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटमेंट आया तो आया सिर्फ किसमें, इसमें कोई शक नहीं, तो यूरोप में आया, मगर ये इन्फ्लुएंस भी था किसे, बाकी वर्ल्ड के साथ भी। Our global civilization is a world heritage, not just a collection of disparate local cultures। हमारी ये तहजीब, हमारी ये ग्लोबल सिविलाइजेशन एक आलमी वरासत है, ये सिर्फ कुछ ही मुख्तलिफ मकामी कल्चर से नहीं बनी है। ठीक है, वह मॉडर्न मैथमेटिशियन इन बोस्टन invokes an algorithm to solve difficult computational problem, she may not be aware that she is helping to commemorate the Arab mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi who flourished in the first half of the 19th century। जब बोस्टन में एक जदीद मॉडर्न मैथमेटिशियन एक मुश्किल कंप्यूटेशनल
प्रॉब्लम या क्वेश्चन को हल करने के लिए एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है तो इसे शायद मालूम न हो कि वो अरब मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की याद मनाने में मदद कर रही है। तो अमृता सिंह कहती हैं कि मतलब जो ईस्टर्न लोग हैं, मतलब लाइक एशिया के लोग हैं, तो वो फजूल नहीं बैठे, तो उन्होंने भी इस ग्लोबल सिविलाइजेशन में क्या, ठीक है, इस ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर ये मिसाल देती है किसकी, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की। वो कौन था? वो एक मैथमेटिशियन था अरब का। गॉट इट। तो यहाँ पर इसने बोला कि एल्गोरिदम मीन्स कि ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें खुलकर नहीं बता सकता हूँ, ठीक, ओके। और फिर क्या कहती हैं कि ये कब फ्लोरिश हुआ था, ये किस जमान दौर में था? ये था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। द वर्ड एल्गोरिदम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम अल ख्वारिज़मी। तो जो वर्ड एल्गोरिदम है, तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, किस नाम से डिराइव हुआ है? अल ख्वारिज़मी के नाम से, ठीक है। देयर इज अ चेन ऑफ इंटेलेक्चुअल रिलेशंस दैट लिंक वेस्टर्न मैथमेटिक्स एंड साइंस टू अ कलेक्शन ऑफ distinctly non-Western practitioner of whom al-Khwarizmi was one। देखो, जो ईस्ट और वेस्ट है वो जुड़े हुए किस चेन से? इंटेलेक्चुअल चेन से। जो अगर हम बात करेंगे अल-ख्वारिज़मी की, तो अल-ख्वारिज़मी था अरब, ये अरब कंट्रीज का रहने वाला था, ठीक है। और इसकी जो मेथडोलॉजी जो इसने अप्लाई किए एल्गोरिदम में, वो अडॉप्ट किए हैं किन लोगों ने? वेस्टर्न लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में और अपने साइंस में। तो जो ये यूरोप और जो ये मतलब बाकी कंट्रीज है, जो वेस्ट और ईस्ट है, ये कनेक्ट है किस लिंकेज से? इंटेलेक्चुअल लिंकेज से, दानिशमंदाना लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब आइडियाज फ्लो हो रहे ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। मतलब आज नहीं, ग्लोबलाइजेशन से पहले, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं आई थी एक ठोस मुकाम पर, ठीक है, ओके। द टर्म अलजबरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द टाइटल ऑफ हिज फेमस बुक अलजबर व अल मुकाबिला। तो जो अलजबरा है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? वो कहां से? वो डिराइव है एक अल ख्वारिज़मी की एक किताब है जिसका नाम है अल जबर वल व अल मुकाबिला, ठीक है। तो इसी से इसको अडॉप्ट किया है अलजबरा को। Indeed, Al-Khwarizmi is one of many non-Western contributors whose works influenced the European Renaissance and later Enlightenment and the Industrial Revolution। तो अल-ख्वारिज़मी जैसे बहुत नॉन वेस्टर्न लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसमें? यूरोप में, रेनेसांस में, फिर एनलाइटमेंट में, और फिर किसमें? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। द वेस्ट must get full credit for the remarkable achievements that occurred in Europe and Europeanized America। तो कहता है कि यूरोप और यूरोपी अमेरिका में रोनुमा होने वाले शानदार कामयाबी का पूरा क्रेडिट वेस्ट को मिलना चाहिए, ठीक है। बट द आइडिया ऑफ एन इमैकुलेट वेस्टर्न कॉन्सेप्शन इज एन इमेजिनेटिव फैंटेसी। मगर हमारे लिए ये वहम के बराबर होगा अगर हमने सोचा, क्या सोचा हमने? वेस्ट बेदाग है या ये सब किया कर रहा है वेस्ट का ही है। तो हम कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट में ये चीज़ें आई, वेस्ट में तरक्की आई और वो तरक्की अब फैल रही है पूरे दुनिया में। तो मगर इसलिए तो हम यहाँ पर ये गुमान नहीं करना चाहिए कि वेस्ट बेदाग है, वेस्ट में कोई दाग नहीं है ना, वेस्ट में दाग है। अगर ईस्ट में ये सारी चीज़ें, इसके एलिमेंट्स ऑरिजिनेट नहीं हुए हैं। मैंने बोला है कि जो डेसिमल सिस्टम है वो इंडिया में ऑरिजिन हुआ है, ठीक है। फिर अरब ने उठाया, तो अरब लोगों ने इसमें मेहनत की है, तो वो उठा के कहाँ पर चला गया? फिर यूरोप में चला। तो यूरोप लोगों ने इसको इनोवेट किया, इसको मैनिपुलेट किया, अच्छी तरकीब दी और उन्होंने प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया और उससे क्या हुआ कि उससे वो डेवलप हुए, ठीक है। उससे आप डिफरेंट चीज़ें बनाई, उसने साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया वहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं कि ना
हम वेस्ट, अगर हाँ ये सच है कि वेस्ट में तरक्की हुई है, मगर यहाँ पर ये कहना बहुत ही बड़ा गुनाह होगा कि अगर हम कहेंगे ये इमाकुलेट है, वेस्ट इमाकुलेट, इमाकुलेट मीन्स कि बेदाग, ठीक है, तो ये हमारे लिए वहम के बराबर होगा। Not only is the progress of global science and technology not an exclusively West-led phenomena, but there were major developments in which the West was not even involved. तो यहाँ पर अमृता सेन यहाँ क्या कहता है, या कहता है कि जो दुनिया में जो ग्लोबल साइंस है या टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई है, ये सिर्फ यूरोप में नहीं हुई या ये वेस्ट में नहीं हुई है, पर दुनिया में ऐसे भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिनमें, ठीक है, वेस्ट का कोई रोल नहीं था या वेस्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। द प्रिंटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक वाज ए मार्वलसली ग्लोबलाइज्ड इवेंट। तो अगर देखा जाए कि दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक, ठीक है, जब वो प्रिंट हुई तो वो एक ग्लोबलाइज्ड इवेंट था। द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग वाज ऑफ कोर्स एंटायरली एन अचीवमेंट ऑफ द चाइनीज। तो जो टेक्नोलॉजी किसने ईजाद की, प्रिंटिंग की, ठीक है, वो ईजाद हुई है चाइना में। बट द कंटेंट केम फ्रॉम एल्सवेयर, मगर जो वो उन्होंने प्रिंट किया है चाइनीज़ ने पहली बुक, उसका जो कंटेंट था, मटेरियल था, मतलब उसमें जो लिखा हुआ था वो कहीं और से आया हुआ था, वो चाइनीज़ का अपना नहीं था। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सी थी? द फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी क्या, वॉज एन इंडियन संस्कृत, एक किताब थी संस्कृत में इंडिया की, ठीक है। वो ट्रांसलेट की गई किसमें, चाइना में। किसने? हाफ्टर इसी वजह से क्योंकि जो ये आदमी था वो, उसका जो बाप था वो इंडिया का था, और उसकी जो माँ थी वो इंडिया की थी, और उसका जो बाप कहाँ का था? टर्की का था। इसी वजह से बोला जाता है इसको हाफ टर्क, ठीक है। द बुक वज्रा चिकिदिका पंजना परामिता सूत्रा, समटाइम्स रेफर्ड एज डायमंड सूत्रा, जो एक बुक हुई है, जो ये बुक जिसका नाम है, जो ट्रांसलेट हुई है किसमें? संस्कृत से चाइना में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है वज्रा चिकिदा परामित्रा सूत्रा, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसको पॉपुलरली बोला जाता है द डायमंड सूत्रा। ये किताब थी किस पर? बुद्धिज्म पर, ठीक है। और इट वाज ट्रांसलेटेड चाइनीज फ्रॉम संस्कृत इन द 5th century बाय कुमार राजवा, ए हाफ इंडियन एंड हाफ टर्किश स्कॉलर हु लिव्ड इन ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न तुर्किस्तान कॉल्ड कुचा बट लेटर माइग्रेटेड टू चाइना। तो इसको ट्रांसलेट किसने किया संस्कृत इनटू चाइना? एक आदमी में जो हाफ टर्क था, ठीक है, मतलब इंडिया का, मतलब जिसकी माँ इंडिया की थी और बाप कहाँ था? टर्क था, जिसका नाम था कुमारा जीवा, ठीक है। और फिर ये माइग्रेट हुआ कहाँ पर? चाइना में, ठीक। और एक किस पार्ट में, तुर्की के किस पार्ट में रह रहा था? उसका नाम था कुचा। फिर एक कहाँ पे माइग्रेट हुआ? चाइना में। इट वॉज प्रिंटेड 4 centuries लेटर, और 4 century के बाद इसको क्या प्रिंट किया गया, मतलब ट्रांसलेशन के 400 साल के बाद इसको प्रिंट किया गया। कब? 868 AD में। All this involving China, Turkey and India is globalization, all right, but the West is not even in sight. देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें इन्वॉल्व था चाइना भी, इंडिया भी, क्योंकि चाइना ने प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ बुक की टेक्नोलॉजी उन्होंने ईजाद की। जो मटेरियल कहाँ से आया? इंडिया से आया, और इसको किसने ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में? एक हाफ टर्क ने, ठीक है। तो इसमें कहीं भी हमें यूरोप की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। The misdiagnosis that globalization of ideas and practices has to be resisted because it entails rigid westernization has played quite a regressive part in the colonial and post-colonial world. यहाँ पर अमृत्या सिंह कहता है, क्या कहता है यहाँ पर कि एक मिस डायग्नोसिस है, मतलब मिस एक अफवाह है, एक गलत बयानी है। ये किसके लिए है? ग्लोबलाइजेशन के लिए है। कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस है, इनको क्या रोका जाए, रेजिस्ट किया जाए। मतलब ये अफवाह है, ये गलत बयानी है कई लोगों की, जो बोलते हैं कि जो आइडियाज़ और प्रैक्टिस जनरेट हुए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इनको रोका जाए, ठीक है, इनको रोकना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट एंटेल्स ड्रीड वेस्टर्नाइजेशन, क्योंकि ये किसको जन्म देता है, ये किसकी फरोगत करता है? वेस्टर्नाइजेशन की। ड्रीड मीन्स कि उस खौफनाक वेस्टर्नाइजेशन की जिसने, ठीक है,
कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल में रिग्रेसिव पार्ट प्ले किया है। व्हाट इज रिग्रेसिव पार्ट? मीन्स कि एक बुरा रोल प्ले किया था, क्योंकि जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमें पता है कि जो कॉलोनीज थी उनमें बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा था। वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एक्सप्लॉइट हो रहे थे। इसीलिए बोलते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन एक नई ट्रेंड है किसकी? कॉलोनियलिज्म की, इंपीरियलिज्म की, और इसको रोकना चाहे, क्योंकि हमने सबक सीखा है किससे? ठीक है, इंपीरियलिज्म से या कॉलोनियलिज्म से। दिस assumption incites parochial tendencies and undermines the possibility of objectivity in science and knowledge। और कहता है कि इन सारी बदगुमानियों को रोकना चाहिए, कि जो बदगुमानियां हैं किसके खिलाफ? ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। मतलब कि ये किसको जन्म देता है? ये इंपीरियलिज्म को जन्म देगा, ये वेस्टर्नाइजेशन को जन्म देगा। ये हमें रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि ये पैरोचियल टेंडेंसीज को जन्म देता है। पैरोचियल टेंडेंसी में ये तंग नजरिया को जन्म देता है, ठीक है, और किसको इग्नोर करता है। और इससे होता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की होती है उसको ये रोकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों के जहन को आलूदा करता है, उनमें गलत आइडियाज और गलत विचारों की भरपाई करता है। कहता है ये ग्लोबलाइजेशन को हमें फरोगत नहीं देनी, क्योंकि ये किसको जन्म देता है? वेस्टर्नाइजेशन को ये जन्म देता है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली काउंटर प्रोडक्टिव इन इटसेल्फ, ये अपने आप में नुकसानदेह नहीं है, गिवन द ग्लोबल इंटरेक्शन थ्रू आउट द हिस्ट्री। क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का जो आगाज था वो कैसे हुआ? वो हमने देखा था, वो आगाज हुआ था जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्ट करती थी थ्रू कल्चरली, थ्रू पॉलिटिकली, विथ ट्रेड, कॉमर्स, आइडियाज, ठीक है। तो ये सारे हमने देखी, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन खाली वेस्टर्न नहीं है, ये वेस्टर्न का दिया हुआ तोहफा नहीं है दुनिया का, क्योंकि ये पहले ये ईस्ट में था, फिर वेस्ट में चला गया, अभी रिवर्स है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये इस मतलब इस हमें ग्लोबल कंट्रीब्यूशन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इट कैन आल्सो कॉज नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज टू शूट देमसेल्व्स इन द फुट। और कहता है कि अगर जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है ये सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ये नुकसानात है, ठीक है, अगर उन्होंने ये सोचा और इस पर और ग्लोबलाइजेशन के इन विचारधारों को रोका, तो इससे क्या होता है कि वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इस तरह की जैसे ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। मीन्स कि ये अपने जो इनको ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदे मिलेंगे, ये कहें कि हमें ये फ़ायदे नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन को क्या इन्हें नेगेटिव वे में देखते हैं, और इससे क्या ये अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इवन इन दियर प्रीशियस कल्चर फूड, हता कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कठिन होगा। मतलब वो जोश में आएंगे, जोश में आने के बाद वो क्या करेंगे? वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि हमारा ही नुकसान या फ़ायदा है, ठीक है। Consider the resistance in India to the use of Western ideas and concepts in science and mathematics in the 9th century. This debate fitted into broader controversy about Western education versus indigenous Indian education. The Westernizers, such as the redoubtable Thomas Babington Macaulay, saw no merit whatsoever in Indian tradition. I have never found one among them advocates of Indian tradition who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia, he declared. Partly in retaliation, the advocates of native education resisted Western imports altogether. Both sides, however, accepted too readily the foundational dichotomy between the two disparate civilizations. तो यहाँ पर ये कहता है कि इसको मैं असम्बलाइज इसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये यहाँ पर क्या कहता है। ये यहाँ पर कहता है कि अगर हमने देखा है कि इंडिया में किन का रूल चल रहा था, अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था, यहाँ पर कॉलोनीज, ये कॉलोनी थी ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, ये तकरीबन 1813 के बाद ही ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई।
ठीक है, मतलब 1823 में ज़्यादा एक कंट्रावर्सी फिर पैदा हुई थी। क्या कंट्रावर्सी पैदा हुई थी कि जब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये कि जो उस टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा रिग्रेसिव था, मतलब वो बेस था रिलीजन पर। वहाँ पर रिलीजियस किताबें पढ़ाई जाती थी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, और इससे आगे मतलब कोई रेडिकलिज्म एम्पिरिसिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। साइंस और मॉडर्न स्टडीज़ पर मतलब ये तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि जो इंडिया के लोग थे वो इससे बेखबर थे। तो जब यहाँ पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो ये इंडिया के लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था मैकावली, ठीक है, टीबी मैकावली। उसने बोला है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो वर्थलेस है अभी, क्योंकि अब आज के ज़माने में इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसमें इसका कोई काम ही नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, क्या काम नहीं, मतलब अगर हम ये रिलीजियस टीचिंग्स हम आज के ज़माने में इनकी कोई वक़्त ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक नया एजुकेशनल सिस्टम लाना चाहिए। तो यहाँ पर अब डिबेट शुरू हुए कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। मतलब यहाँ पर एक कंट्रावर्सी हुई जिसका नाम दिया जाता है एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, कंट्रावर्सी। क्योंकि जो एंग्लिस्टिस्ट थे वो कहते थे कि जो हमारी एजुकेशन सुपीरियर है, मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मॉडर्न है, बट जो ओरिएंटलिस्टिस्ट है तो वो कहते थे कि ना, जो इंडिया के स्टडीज़ हैं ये, इसमें हमारी ट्रेडिशंस हैं, इसमें हमारे विचारधारा है, तो हमें इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और हम क्या करें कि हम अपनी ही भाषा में इसको इम्पार्ट करेंगे इस एजुकेशन को। मगर जो एंग्लिस्टिस्ट थे, मतलब जिसका बानी था टीबी मैकावली, वो कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर जो अगर एजुकेशन सिस्टम लाना है तो हमें कौन सा लाना है, जो हम लंदन में, जो हम इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं करिकुलम, वही करिकुलम हम यहाँ पर भी एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये कंट्रावर्सी बहुत समय तक रही है, ठीक है। तो उसने क्योंकि मैंने बोला था कि वो जो टीबी मैकावली इस वजह से कहता है, वो कहता है कि नहीं, तो अगर हम पूरी इंडिया की किताबें देखेंगे और अरब की किताबें देखेंगे, वो मतलब उनकी वैल्यू एक इंग्लिश बुक शेल्फ के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर लास्ट में कंप्रोमाइज हुआ, बोथ साइड्स हावर एक्सेप्टेड टू रेडिली द फाउंडेशन डाइकोटॉमी ब्रीदर टू डिस्प्लेस रिलेशन। फिर ने कहा कि थोड़ा सा हम इंग्लिश का भी अपना, फिर एक डिस्पैच आया था जिसका नाम था वुडल डिस्पैच 1854। तो वो कहता है कि चलो उन्होंने वहाँ पर एक कंप्रोमाइज एटीट्यूड वहाँ पर देखने को मिल गया। क्या कंप्रोमाइज एटीट्यूड की, चलो हम कुछ एलिमेंट्स हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के उठाएंगे, कुछ एलिमेंट्स हम, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के उठाएंगे, मतलब दोनों सिविलाइजेशन के हम अच्छे एलिमेंट्स उठाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पर किसने जन्म लिया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने यहाँ पर जन्म लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो दो सिविलाइजेशन की देन है, एक है मतलब इंग्लिश और दूसरा है मतलब इंडियन, मतलब वर्निकुलर, मतलब क्योंकि अब बोला गया है कि हम वर्निकुलर लैंग्वेजेस में भी पढ़ाएंगे स्कूलों में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। यूरोपियन मैथमेटिक्स विच इट इज यूज ऑफ सच कंसेप्ट्स एज साइन वाज विवड एज प्योरली वेस्टर्न इम्पोर्ट इनटू इंडिया। देखो, अगर हम एक कंसेप्ट की बात करें, मैथमेटिक्स में एक साइन है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है साइन, SINE, ठीक है। तो ये साइन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर प्योरली वेस्टर्न है, और ये वेस्ट से इंडिया, ठीक है, आया है, ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन मैथमेटिक्स से इंडिया ने अडॉप्ट किया है कौन सा वर्ड, साइन, ठीक है। आप यहाँ पर गौर से समझ लेना। In fact, the 5th century Indian mathematician Aryabhatta had discussed the concept of sine in his classic work on astronomy and mathematics in 499 AD, calling it by its Sanskrit name Jaya Arada, literally half god। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इस साइन की हिस्ट्री देखेंगे, जो मैथमेटिक्स, यूरोपियन मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है साइन का,
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री, तो इंडिया में एक मैथमेटिक्स हुआ करता 5th सेंचुरी एडी में, उसका नाम था आर्यभट्ट। तो उसने ये डिस्कस किया, तो उसने उसकी एक किताब है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स जो उसने लिखी थी 1999 एडी में। तो उसने इसको किस नाम से बुलाया था, संस्कृत नाम से जया अर्धा, जिसकी मीनिंग है, ठीक है, हाफ गॉड। दिस वर्ड फर्स्ट शॉर्टन टू जया इन संस्कृत। तो पहले इस जया अर्धा को पहले किस नाम से फिर शॉर्ट किया गया, जया, JYA इन संस्कृत। इवेंचुअली बिकेम द अरबिक जिब्बा एंड लेटर ऑन जाइब विच मीन्स अ कोआर बे। तो फिर क्या, जब ये अडॉप्ट किया अरबिक मैथमेटिशियनों ने, तो इसको क्या नाम दिया, इस जया को, जिब्बा और जाइब, जिसका माने है बे और को। बे और को एक किसको बोलते हैं, समंदर के किनारे को बोलते हैं, साहिल को बोलते हैं। इन हिज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हार्वर्ड इवज एक्सप्लेन्स दैट अराउंड 1150 AD गिराडो ऑफ क्रिमोना in his translation from the Arabic rendered jaib as a Latin sinus, the corresponding word for a co or a bay। तो यहाँ पर अमृता सिंह क्या कहता है, कहता है कि हार्वर्ड इवज एक इसने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन किया है कि 1150 AD में एक गिराडो ऑफ क्रिमोना इसने इसको ट्रांसलेट किया है अरबिक से, ठीक है। इस जाइब को बोला है कि ये जाइब किसे मेल जोलता है, कि लेटिन साइनस से ये मेल जोलता है, ठीक है, मतलब इससे ये कॉरस्पॉन्ड है, ठीक, क्योंकि जो लेटिन साइनस है उसके भी माने हैं कोआर बे, ठीक है, और जो ये जाइब है इसका भी लिटरेरी मीनिंग है क्या, कोआर बे, ठीक है। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ड साइन। तो यही हिस्ट्री है कि ये मॉडर्न वर्ड साइन कहाँ से आया है, तो मॉडर्न, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड, ये भी एक ग्लोबलाइज्ड इवेंट है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये अगर हम देखेंगे जो साइन है, जो मैथमेटिक्स का, यूरोपियन मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है साइन, तो ये कहते हैं कि यूरोप के लोग कहते हैं कि ये हमने डिस्कवर किया, हमें इन्वेंट किया है मैथमेटिक्स में, ठीक है। या और अगर हम इसकी सच्चाई देखेंगे तो पहले ये आर्यभट्ट ने अपनी बुक में लिखा था किस नाम से, जया अर्धा, ठीक है, जिसका नाम है हाफ गॉड, मतलब लिटरली इसकी मीनिंग है हाफ गॉड, ठीक है। फिर इसको शॉर्ट किया गया था किसमें, जया में। तो जब अरब के मैथमेटिक्स ने इसको उठाया, इसको अडॉप्ट किया, तो उसने इसको नाम दिया क्या, जिब्बा, फिर जाइब, जिसका मीनिंग है कोआर बे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि एक मैथमेटिशियन है जिसने क्या लिखी है, किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। उसने बोला, जिसका नाम है हार्वर्ड एवज, उसने बोला है कि जो अगर हम इस साइन की बात करेंगे तो ये लेटिन सिनस से क्या, ठीक है, मेल जोलता है, क्योंकि जो अरब ने जिब्बा या जाइब बोला है उसका मीनिंग है कोआर बे। और क्या जो गिरोड ऑफ क्रिमोना ने ट्रांसलेट किया है कुछ वर्क्स ऑफ अरब, इसने बोला है कि जो जिब्बा और लेटिन सिनस एक ही है, और इनकी दोनों की मीनिंग क्या है, बेयार को है, ठीक है। और ऐसी ये साइन जन्मा है, ठीक है, मतलब साइन का कॉन्सेप्ट जन्मा है। द कॉन्सेप्ट है ट्रेवलर फॉर सर्कल फ्रॉम इंडिया एंड देन बैक। तो पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से गया है, इंडिया टू द होल वर्ल्ड, फिर वहां से आया है, फिर वापस कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। To see globalization as merely Western imperialism of ideas and beliefs as a rhetoric often suggests would be a serious and costly error, in the same way that any European resistance to Eastern influence would have been at the beginning of the last millennium। तो यहाँ पर अमृत्या सिर्फ कहता है कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे कि ये वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म ऑफ आइडियाज और बिलीफ्स है, जैसे कि रिहोर्टिक कहते हैं। तो रिहोर्टिक कौन है, रिहोर्टिक वो लोग हैं जो हमेशा करते हैं अपोज किसको, ग्लोबलाइजेशन को, और कहते हैं कि ये क्या है, ये मतलब वेस्टर्न डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब इसे हमारे कल्चर में स्पॉइलेशन होती है, ठीक है। तो वुड बी अगर हमने ग्लोबलाइजेशन को इस तरह देखा तो ये हमारे लिए एक बड़ी गलती होगी। जिस तरह की यूरोपियन लोगों ने की थी पहले
पहले पहले कहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मिलीनियम उन्होंने बोला कि जो हमें ईस्टर्न इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। जब पहले वहाँ पर ईस्ट इन्फ्लुएंस गया था, वो कहते हैं कि हमें ईस्टर्न इन्फ्लुएंस की कोई ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पर उन्होंने अहमकाना गलती की थी। तो ये कहता है कि अगर हमने ऐसा सोचा कि जो ग्लोबलाइजेशन किसको तरजीह देता है, फिर से वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म को तरजीह देता है, तो ये हमारे लिए फिर से क्या एक बड़ी गलती होगी। Of course, there are issues related to globalization that do connected with imperialism. The history of conquest, colonialism, and alien rule remains relevant today in many ways. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन किसी न किसी तरह से इम्पीरियलिज्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो दुनियाई ताल्लुकात जुड़ गए, दुनियाई इंटरेक्शंस जुड़ गए, वो जुड़ गए बिकॉज ऑफ दिस इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में कॉलोनीज बनाई, तो जो लोगों का फ्लो था एक जगह दूसरी जगह जाना, तो वो धीरे 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 बढ़ गया। तो कहते हैं कि ये तो इसी तरह से कनेक्ट करती है इस ग्लोबलाइजेशन को इम्पीरियलिज्म से, ठीक। और क्या यहाँ पर अमृता सिंह ये कहता है कि हाँ, किसी न किसी हद तक ये सच है कि इम्पीरियलिज्म ग्लोबलाइजेशन वाबस्ता इम्पीरियलिज्म में क्या, क्योंकि हमने देखे इम्पीरियलिज्म है, इस कॉलोनियलिज्म में हमने देखे हैं कॉन्क्वेस्ट, लड़ाई झगड़े देखे, वारस देखे हमने, ठीक है। और वहाँ पर हमने लोगों के अत्याचार भी देखे है कि कैसे इन पर जुल्म सितम इस इम्पीरियलिज्म में उठाने पड़े, ठीक है। तो ये कहता है कि लोगों के दिलों में एक डिफरेंट नजरिया पैदा हुआ इस ग्लोबलाइजेशन को देखने में, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द इम्पीरियलिज्म तो मतलब जो कॉलोनीज थी वहाँ पर क्या होता था कि वो वहाँ पर हम जो इंग्लिश पीपल थे, जो यूरोपियंस थे, वो अपने देश के एलिमेंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते थे, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो। अगर हम इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमने वो बोरो किया है अंग्रेज़ों से, क्योंकि हम 200 साल तक अंग्रेजों के हुकूमत में रह गए थे, ठीक है। एंड पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स मीनिंग। बट अगर हम पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, मतलब पोस्ट कॉलोनियल मीन्स कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर और द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि फिर जो अगर ग्लोबल, चलो हम मान लें कि ग्लोबलाइजेशन थी कॉलोनियल पीरियड में एक कर्स, मगर जब पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आ गया तो उसके मेरिट्स भी सामने आ गए दुनिया में, ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, फ्लो ऑफ इकोनॉमी हुई, कॉमर्स बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ठीक है। वो बट इट वुड बी अ ग्रेट मिस्टेक टू सी ग्लोबलाइजेशन प्राइमरी एज फीचर ऑफ इम्पीरियलिज्म, इट इज अ मच बिगर ग्रेटर देन दैट। तो ये कहता है कि ये बड़ी से बड़ी गलती होगी अगर हम फिर भी ये जज करें, फिर भी हम ये समझें कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसका फीचर है, वो इम्पीरियलिज्म का फीचर है। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन आई है दुनिया में किसकी बदौलत, ठीक है, ये आई है बदौलत इस इम्पीरियलिज्म की। अगर इम्पीरियलिज्म नहीं आया होगा तो ग्लोबलाइजेशन भी मुमकिन नहीं थी। अगर हमने ये सोचा तो ये हमारे लिए एक बड़ी से बड़ी गलती होगी। द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of economic gains and losses from globalization remains an entirely separate question, and it must be addressed as further an extremely relevant issue. देखो यहाँ पर अमृता सिंह कहते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस आई है इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो किसी के पास ज़्यादा इकोनॉमी, किसी नेशन के पास ज़्यादा इकोनॉमिक गेन्स हुए या किसी के पास लॉसेस हुए, तो ये कहता है कि यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा है। तो बट ये जो मुद्दा है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देयर इज एक्सटेंसिव एविडेंस दैट द ग्लोबल इकोनॉमी हैज ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू मनी डिफरेंट एरियाज ऑफ द ग्लोब। और ये हमें बहुत सारे सबूत है, एविडेंसेस है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से इस ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत सारे एरियाज इस ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह यूटिलाइज करके वो अमीर हो गए, ठीक है। प्रिवर्सिव प्रॉपर्टी डोमिनेटेड द वर्ल्ड a few centuries ago। तो ग्लोबलाइजेशन से
एक सेंचुरी पहले जो हर जगह प्रिवर्सिव पोवर्टी मीन्स कि जो हर जगह गरीबी छाई हुई थी, फैली हुई थी, ठीक है। देयर वायर ओनली अ फ्यू रेयर पॉकेट्स ऑफ एफिल, कहीं कहीं कोई एरिया था, कोई नेशन था जो रिच था, मतलब 2% ऑफ नेशन वायर रिच, बट बाकी क्या थे, बाकी 98% उसमें गरीबी छाई हुई थी, ठीक है। कब? ग्लोबलाइजेशन आने से एक सेंचुरी पहले, ठीक है। ओके, in overcoming that penury, extensive economic interrelations and modern technology have been and remain influential। वो गरीबी हटाने के लिए, तो यहाँ पर वर्ड एक हुआ है यूज पेनुरी मीन्स गुर्बत, ठीक है। तो वो गुर्बत जहाँ पर इंसान को खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं, एक मुफलिसाना जिंदगी, तो उसको हटाने के लिए, उस गुर्बत को हटाने के लिए किसने अच्छा रोल किया? एक इकोनॉमिक इंटररिलेशन मीन्स कि जो देश है, जो पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ गई, आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स किया, आपस में आइडियाज, बिलीफ्स और बाकी चीज शेयर की, और टेक्नोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस गरीबी को हटाने में, ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड इन यूरोप, अमेरिका, जापान एंड ईस्ट एशिया हैज इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल अदर रीजन। देखो, अगर हम यूरोप की बात करें, ठीक है, तो डेवलप्ड है, अमेरिका डेवलप्ड है, जापान, ईस्ट एशिया डेवलप्ड नेशन है, तो ये एक अच्छी मैसेज है बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए, क्योंकि इन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया, इन्होंने इसको रेजिस्ट नहीं किया, इसने इसको सारे एलिमेंट्स को अपनाया, दिली अपनाया इसको, ठीक है। क्यों? बिकॉज उन्होंने इसमें हर एक चीज मेरिट ही लगी, क्योंकि हर एक तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हाँ, ग्लोबलाइजेशन में खामियां है, लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है, मगर यहाँ पर बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन में इस डिसएडवांटेजेस के बरअक्स बहुत सारे एडवांटेज है, मेरिट्स भी है, तो इन्होंने इसको अपनाया और क्या तरक्की इन्होंने की, जैसे कि हमें आजकल दिख रहा है, क्योंकि इंडिया है 50 साल पीछे अमेरिका के। तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे तो वो देखो, वहां पर अगर हम एनवायरमेंटल इंडेक्स, फूड इंडेक्स, पॉपुलेशन इंडेक्स, तो एजुकेशन इंडेक्स, तो वो टॉप पे रहते हैं, लाइक स्कॉटलैंड, नॉर्वे, क्या इसे आइसलैंड। तो अगर हम देखें डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी हाई रहते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरीके से अपनाया, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, रेजिस्ट नहीं किया, इसको पूरी तरह से इनोवेशन इन्होंने अपने अंदर लाई थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ओके, and we cannot go very far into understanding the nature of globalization today without first acknowledging the positive fruits of global economic contacts। तो यहाँ पर कहता है कि हमें ऐसी इस ग्लोबलाइजेशन की नेचर को जज नहीं करना है। ग्लोबलाइजेशन के ये नुकसानात है, वो नुकसान है, ये इंपीरियलिज्म को जन्म देती है, ये न्यू कॉलोनियलिज्म को जन्म देती है, कि हमें पहले समझना है, हमें परखना है पहले कि इसके फायदे क्या है, ठीक है। इसने हमें कौन कौन से पॉजिटिव फ्रूट्स दिए हैं, तो इसने हमें पॉजिटिव फ्रूट्स दिए हैं, और इन्हीं पॉजिटिव फ्रूट्स के देने के साथ हमने अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, हाँ, हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि हमें पहले ग्लोबलाइजेशन को देखना है, समझना है, पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन वाकई में क्या है, फिर इसके नेचर के खिलाफ हमें कोई डिसीजन लेना है कि या ये एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। Indeed, we cannot reverse the economic predicament of the poor across the world by withholding from them the great advantages of contemporary technology, the well-established efficiency of international trade and exchange, and the social as well as economic merits of living in an open society। तो यहाँ पर दोस्तों अमृता सिंह क्या कहता है? अमृता सिंह कहता है, दर हकीकत हम दुनिया भर के गरीबों की माशी हालत को दूर नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक हम दुनिया भर के गरीबों की माशी हालत को दूर
नहीं कर सकते जब तक हम, ठीक है, उनके लिए आजकल की टेक्नोलॉजी के फ़वाइद, बैनुल अक़वामी तिजारत और ट्रेड और एक्सचेंज, ठीक है, कि बेहतरीन कारकर्दगी और खुले माशरे में रहने की समाजी और इक़्तिसादी खूबियों को फराहम और खुला छोड़े, ताकि हर कोई फ़र्द इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। मतलब कि इसका ये इन शॉर्ट कहना है कि जब तक हम हर एक के लिए टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड एक्सचेंज, हर एक को मतलब एक जैसा इक्वली ट्रीट करे, ठीक है, तब तक के तब क्या होगा दुनिया में, तब दुनिया में ये होगा कि जो पुअर है, जो गरीब लोग हैं, वो भी तरक्की कर पाएंगे, ठीक है। Rather, the main issue is how to make good use of the remarkable benefits of economic intercourse and technological progress in a way that pays adequate attention to the interest of the deprived and underdog। तो यहाँ पर अमृता सिंह कहता है कि अब असल मुद्दा ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, हम इस इकोनॉमिक इंटरकोर्स को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम इसको यूटिलाइज करें, कैसे हम इसको अपनाएं, ताकि जो भी अंडरडॉग है, अंडरडॉग मीन्स कि जिसको नेगलेक्ट किया, इग्नोर करते हैं उसको, मतलब अंडरडॉग मीन्स कि मतलब इग्नोर, ठीक है, मतलब सिनोनिम है इसका इग्नोर, ठीक है, छोड़ना, मतलब जिन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा नहीं उठाया, या जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, उनको इस ग्लोबलाइजेशन से कैसे वाकिफ़ कराए और उनको इस ग्लोबलाइजेशन से जो तरक्की हुई है, किसमें, इकोनॉमिक इंटरकोर्स में, माशी हालात में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये हर एक के लिए पहुंचना चाहिए। अब ये एक अहम मुद्दा और मसला है कि हर एक को ये ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। That is, I would argue, the constructive question that emerges from the so-called anti-globalization movement। तो यही जो मैंने यहाँ पर, अमृता सिंह कहते हैं कि मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसीलिए राइज किया क्योंकि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन के मतलब हामी है, जो कहते हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है, मैंने उनके लिए ही कहा कि चलो, अगर खामियां हैं ग्लोबलाइजेशन में, अगर आप कहती है कि ये एक तबके के लिए फ़ायदा है, दूसरे तबके के लिए फ़ायदा नहीं, तो कहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और मिलजुल कर बैठकर हम डिस्कस करेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन से कैसे हम हर एक को फ़ायदा दिला सकेंगे, ठीक है। जो तबके, जो लोग गरीब है या उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, मतलब कमाई का या प्रॉस्पेरस बनने का, तो उनको हम सिखाएंगे मिलजुल कर के, ठीक है, कि हम ग्लोबलाइजेशन का अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सके। तो यही मुद्दा है, यही मसला है किनका, एंटी ग्लोबलाइजेशन वालों का, जो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। तो ठीक है, तो ऐसे मुद्दे उठ गए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो, ठीक है। और अगर आप लोगों में किसी को इसके नोटिस चाहिए तो मेरी इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मेरी इंस्टा ID है WNIFAIXN666, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।